हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चे लोग। और बताइए कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया? चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं नीट 2024 के क्वेश्चंस, ठीक है। और आज हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं नीट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आइए सबसे पहले वाले सवाल पे आते हैं। ये बोलता है अ बॉब इज व्रिल्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ a string with an initial speed of omega omega rpm. The tension in the string is T. If speed becomes 2 omega, ये ओमेगा है ना बच्चों? If speed becomes 2 omega while keeping the same radius, the tension in the string becomes, आपको बताना है कि टेंशन कितना हो जाएगा। तो देखिए एक स्ट्रिंग में एक बॉब क्या कर रहे हैं, हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक है। कितने एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं? तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, ठीक है। जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो बच्चों आपको पता है कि स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसको आप टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन। और सेंटर तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहलाता है। मतलब यहाँ पे जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? m ओमेगा स्क्वायर r होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर r, ये इनिशियली जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी था तो ये इतना टेंशन था। अब जब हम लोग इसकी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा करके अब जब हम 2 ओमेगा कर देंगे तो बताना है कि अब जो टेंशन लग रहा होगा वो कितना होगा। द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स, तो अब इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा ये टेंशन कितना होगा? तो हम लोग लिखेंगे T2 इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा के जगह 2 ओमेगा कर देंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा m इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू r, मतलब 4m ओमेगा स्क्वायर r। और m ओमेगा स्क्वायर r को क्या बोल सकते हैं? t बोल सकते हैं। तो ये T2 जो है अब कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 4t। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है जिसका वैल्यू क्या है? 4t है। इसी तरह से हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ये क्या मेंटेन करेगा? ठीक है, तो अब आपको पता है बच्चों कि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड अगर है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो हमको पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके पास दो वेलोसिटी होती है, एक एंगुलर वेलोसिटी और एक लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी हर बार हम लोग क्या करते हैं? टैंजेंट के हेल्प से निकालते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे टैंजेंट चेंज होगा, हाँ या ना। और टैंजेंट चेंज मतलब टैंजेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो वो मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी चेंज हो जाता है और डायरेक्शन के चेंज होने से भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये लगातार चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ऑप्शन हमारा हो गया गलत, ठीक है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ये भी जो है ये भी क्या हो गया? गलत, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोगों को पता है कि ये जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर काम करेगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये इधर काम करेगा, यहाँ पहुंचेगा तो इधर काम करेगा। तो आप लगातार देखेंगे तो ये जो एक्सेलरेशन है इसका भी डायरेक्शन क्या हो रहा है? लगातार चेंज हो रहा है। तो वैरिंग वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी भी वैरी कर रहा और एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे लगातार वैरी कर रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है कि एक लॉजिक सर्किट आपको दिया गया है, ठीक है, जहां पे y जो है ये आउटपुट है एज पर द ट्रूथ टेबल। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखेंगे आप एक चीज अगर गौर करेंगे इस क्वेश्चन में तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का 1, 1 का 0, मतलब y जो है ये यहाँ पे b बार के बराबर आ जा रहा है ना। b को जब हम 0 रख रहे हैं तो y 1 मिल रहा है, b को जब 1 रख रहे हैं तो y क्या हो रहा? 0 मिल रहा है। मतलब ये जो आउटपुट है ये सिर्फ b का दिखा रहा है आपको, ठीक है, कि जब भी आप y का वैल्यू निकालेंगे तो ये b का उल्टा निकलेगा। मतलब 0 होगा तो 1, मतलब ऑफ होगा तो ऑन, ऑन होगा तो ऑफ, ऑफ होगा तो ऑन, ऑन होगा तो ऑफ। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोलता है इन द अबव डायग्राम स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स सोलेनॉइड 2। ये सोलेनॉइड 2 के तरफ जो है, ये सोलेनॉइड है, ये 2 है, इधर एक बार मैग्नेट मूव कर रहा। बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है?
साउथ पोल है, ठीक है। आपको बताना है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन सोलेनॉइड 1 एंड दैट यहां पे भी और यहां पे दोनों जगह पे, दोनों सोलेनॉइड पे आपको जो है करंट का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। अब देखिए, जब हम नॉर्थ को, ये मैग्नेट है ना, जब इधर जा रहे तो नॉर्थ दूर जा रहा, नॉर्थ जब दूर जा रहा है तो नॉर्थ के दूर जाने को लेंस के हिसाब से क्या होगा, अपोज करना होगा। और नॉर्थ के दूर जाने को कौन अपोज करेगा, तो साउथ पोल। मतलब इस सोलेनॉइड में यहां पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा। और जैसे ही साउथ अगर बनेगा, मतलब ये जो करंट है ये यहां से बी से बाहर निकल रहा होगा, मतलब ये ए से फ्लो कर रहा होगा, किसके तरफ, ए से इस तरह से फ्लो करके आएगा और बी से ये बाहर जाएगा, तो ए से बी के तरफ। अब ए से बी, सोलेनॉइड 1 में ए से बी, तो यहां पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक ए दिख रहा है और एक मतलब 1 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब ये साउथ इधर जाएगा तो साउथ के नजदीक जाने को कौन अपोज करेगा, साउथ के नजदीक जाने को साउथ ही अपोज करेगा, हाँ या ना, समझ में आ रहा क्या बोल रहे, साउथ के नजदीक जाने को साउथ अपोज करेगा। तो यहां पे जो करंट होगा ये इस तरह से फ्लो करेगा कि यहां पे क्या बन जाए, यहां पे बन जाए साउथ पोल, ठीक है। अब जब ये साउथ पोल बनेगा मतलब करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा होगा, तो यहां पे इस तरफ से डी से फ्लो करके आएगा, तभी सी से बाहर निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो इस सोलेनॉइड 2 में डी से सी की तरफ फ्लो होगा। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे तो ए से बी दोनों में है, डी से सी है, तो यहां पे डी से सी है, मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 1, ये क्या होगा, सही होगा। बिल्कुल आसानी से लेंस का लॉ लगा करके हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ आते हैं बच्चों। बोलता है कि यहां पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है पोटेंशियल एट वी एट एनी कोएक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट इतना इसका वैल्यू है, ये पोटेंशियल आपको दे दिया है, ठीक है ना, ओके, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि रीजन जो है कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है ये प्लस माइनस 2p बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इनटू आर स्क्वायर। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन बोला गया है कि एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल, तो ये अगर डाइपोल है, ठीक है ना, ये अगर डाइपोल है और इसके एक्सियल पॉइंट पे अगर पोटेंशियल बोला गया है, तो ये जो पोटेंशियल होता है ना बच्चों, इसका वैल्यू होता है के पी इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 180 हो सकता है, तो थीटा 0 होगा तो ये पॉजिटिव में आएगा, 180 होगा तो ये नेगेटिव में आएगा। तो एक बार यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, के बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, पी का वैल्यू आपको दे दिया है 4 इंटू 10 का पावर -6 इंटू कॉस 0 ले लेते हैं डिवाइडेड बाई आर, डिस्टेंस बोले तो 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 ये कट गया, ये आया 9 इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट। एक प्लस में वैल्यू आएगा एक माइनस में, तो पहला वाला जो असर्शन है वो तो ठीक बोल रहा कि एक्सियल लाइन में 2 मीटर की दूरी पे इतना पोटेंशियल होगा अगर ये डाइपोल मोमेंट है तो, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो फॉर्मूला आपको दिया गया है ना, ये फॉर्मूला गलत दिया गया है, ठीक है। तो हमारा असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है, रॉन्ग है, मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। हाँ, ए इज ट्रू, असर्शन जो है ये सही है और रीजन जो है ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए याद रखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, और ये आपको डायामैग्नेटिक सब्सटेंस दिया गया है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 से लेकर के -1 के बीच में लाई करता है, मतलब ए का जो है ऑप्शन ये क्या होगा, 2 होगा। ए का 2 1 के पास है और 2 के पास है, बाकी ये दोनों हमारा 3 और 4 ये दोनों क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके बाद है फेरोमैग्नेटिक। बाबू फेरोमैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होती है, 1 से बहुत बड़ा होता है, तो बी का जो है ये 3 आ जाएगा। बी का 3 कौन वाला आ जा रहा है, बी का 3 आ जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ए का 2 बी का 3। आइए नॉन मैग्नेटिक के लिए चाई का वैल्यू 0 होता है, तो डी का जो वैल्यू है ये कहां जा रहा है, 1 के पास जा रहा है, और सी का जो वैल्यू वो कहां जा रहा है, 4 के पास जा रहा है। मतलब ए का 2 बी का 3 सी का 4 सी का 4
और डी का 1 है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ आते हैं। बोलता है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है आपको, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है 0.049 टेस्ला। अ मैग्नेटिक निडल परफॉर्म 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। यहां पे सबसे पहले आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो 20/5 ये आपको आ जाएगा 4 हर्ट्ज। ये आपका आ गया इतना ऑसिलेशन पर सेकेंड। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द निडल, आपको निडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है 9.8 इंटू 10 का पावर -6 kg मीटर स्क्वायर। ओके, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द निडल इज, ये आपको दे दिया है मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब कैपिटल M का वैल्यू x इंटू 10 का पावर -5 मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपको वैल्यू दिया है। देन वैल्यू ऑफ x पूछा है आपसे, आपसे बोला गया है कि ये जो x है इसका वैल्यू क्या होगा। याद रखेंगे बच्चों की ये जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ mb डिवाइडेड बाई I होता है। ये बिल्कुल शॉर्टकट है, ये सब तरीका याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बना देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कीजिए, न्यू का वैल्यू आपने निकाल लिया है 4 इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ mb बाई I, स्क्वायर को इधर कर देते हैं तो हमको मिलेगा mb बाई I इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 4 इंटू 2 8 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये I को इधर और B को इधर, तो m इक्वल टू मिल जाएगा आपको 8 पाई का स्क्वायर इंटू I बोले तो यहां पे आ जाएगा और B बोले तो यहां पे आ जाएगा। अब आप इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा इंटू पाई स्क्वायर। I का वैल्यू आपको दिया गया है, I का वैल्यू है 9.8 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय B का वैल्यू आपको दिया गया है 0.049। ठीक है, ये यहां से पॉइंट जब हम हटाएंगे बच्चों, तो ये जब पॉइंट हटेगा तो यहां पे आ जाएगा 10 का पावर -3, और यहां से एक पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे हम एक 10 और लगा सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 49 1s आर 49 2s आर 64 इंटू 2 कितना आ जाएगा 128 इंटू पाई स्क्वायर, और देखिए 10 का पावर -3 10 का पावर +1 कितना आ जा रहा है, ये 10 का पावर -2 आ जा रहा, और ये ऊपर जब जाएगा तो प्लस सकते हैं 1280 पाई स्क्वायर इंटू 10 का पावर -5। हमको यहाँ पे इतना वैल्यू दिया हुआ है तो 10 का पावर -5 से हम इसको मैच कर दिए हैं, तो x के जगह पे वैल्यू कितना आ गया है 1280 का इंटू पाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1280 इंटू पाई स्क्वायर। कोई ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर 4 है 1280 इंटू पाई स्क्वायर। तो आपको देखना है ना, इन्हें के आंसर लेकर क्या रहे, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, मैग्नेटिक मोमेंट आंसर में दिया हुआ है, हमको x का वैल्यू निकालना था तो हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या किए, निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। बोलता है कि इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ये 1:2 दिया गया है। आपको बोला गया है कि बताइए Vs बाई Vp का रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, याद रखना है कि Vs बाई Vp ये हमेशा बराबर होता है Ns बाई Np के, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। Vs बाई Vp इज इक्वल टू Ns बाई Np, और Ns बाई Np अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2:1, तो Vs बाई Vp का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 2/1, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बता इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन ये किसके बराबर, n मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। ठीक है, बोलता है इफ वन मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 mm, एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना है 0.1 mm है, तो वर्नियर कांस्टेंट बताना है आप लोगों को। आपने पढ़ा है वर्नियर कांस्टेंट बोले तो लीस्ट काउंट, जो कि होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहां पे तो ये आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा, इसको इधर से इधर भेज देंगे तो वर्नियर स्केल डिवीजन आपको मिलेगा
वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1, इतना इंटू मेन स्केल डिवीजन आ जाएगा, है ना। तो वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह क्या लिख देंगे, n बाई n प्लस 1 इतना इंटू मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लेंगे तो हमको यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू कितना, इंटू मेन स्केल डिवीजन बोले तो MSD। ये प्लस n ये माइनस n कट जा रहा है तो आपको मिल जा रहा है वर्नियर लीस्ट काउंट या फिर वर्नियर कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आ जा रहा है MSD डिवाइडेड बाई n प्लस 1। और MSD का वैल्यू कितना बोले हैं बच्चों, MSD का वैल्यू बोले हैं 0.1 mm, ठीक है ना। तो MSD का वैल्यू 0.1 mm अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे तो डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे एक जीरो लगेगा। और जब हम इसको इन सेंटीमीटर पूछा है तो हमको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 1/10, एक और जीरो लगाएंगे 1/100 इंटू n प्लस 1, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ गया 1/100। यहां तक तो mm में निकाले, अब mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना था, तो डिवाइड किया तो 10 इंटू 10 कितना आ गया 100, तो 1/100 इंटू n प्लस 1 सेंटीमीटर। बच्चों वर्नियर स्केल से एक सवाल जरूर से आता है तो आप लोग प्लीज कोशिश करेंगे कि वर्नियर स्केल अच्छा से पढ़ करके जाए, और बिल्कुल इसी तरह का सवाल आता है लगभग एवरी ईयर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, मेरे ख्याल से ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, यहां पे एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है जिस फोर्स का वैल्यू है 10 न्यूटन। कितना है वैल्यू, 10 न्यूटन, ठीक है। यहां पे एक वैल्यू है, मास है जिसका वैल्यू है 2 kg, इसको हमने A बोल दिया है। यहां पे एक मास B है जिसका वैल्यू है 3 kg, जिसको हमने B बोल दिया है, ठीक है। बोलता है कि इधर तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, द ब्लॉक स्लाइड्स ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये सरफेस बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, बोलता है कि ए बी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। देखिए बच्चों, जब ये साथ मूव करेगा ना तो जितना ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कि बी ए के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, सेम फोर्स का वैल्यू लिख देंगे। यहां पे आप सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन जो होगा आपका, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। आप फोर्स लगाए 10, m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 3, तो 10/5, तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया, एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस मास को कंसिडर कीजिए, ठीक है, ये मास A जो है इसको कंसिडर कीजिए। इस मास पे इधर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग FAB बोल सकते हैं। इधर से इधर एक फोर्स लग रहा है जो कि 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि ये जो बॉडी है ये इधर मूव कर रहा है, मतलब 10 न्यूटन वाला ज्यादा है और FAB का वैल्यू कम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 माइनस FAB, दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका मास कितना है 2 है, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना निकाले हैं 2, FAB को उधर करेंगे 4 को इधर ले आएंगे तो आपको मिलेगा FAB इज इक्वल टू 10 माइनस 4, जो कि कितना आ जा रहा है 6 न्यूटन आ रहा है। तो A के ऊपर B जो फोर्स लगा रहा है वो 6 न्यूटन है, मतलब B के ऊपर भी जो फोर्स A लगेगा वो कितना होगा, 6 न्यूटन का ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अपने आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट के लिए एक एक्सप्रेशन के x का जो वैल्यू है, x इज इक्वल टू है 5 साइन पाई टी प्लस π/3, रिप्रेजेंट मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन, देखिए बच्चों आपको पढ़ाया गया है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब आपको सबसे पहले एम्पलीट्यूड यहाँ पे कौन है, a है, तो यहाँ पे a की जगह कितना है 5, तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड का आंसर क्या हो जाएगा 5 में यहाँ पे आपको क्या दिया है, मीटर में दिया है, तो एम्पलीट्यूड हम लोग 5 मीटर में लेंगे। अब देखिए कौन सा है, 5 मीटर में 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक ये 2 वाला और एक ये 4 नंबर वाला, मतलब पहला वाला और तीसरा वाला ये दोनों कट आउट हो गया। अब आइए देखते हैं, आपको पता है
कि ओमेगा यहाँ पे कितना दिया है ओमेगा यहाँ पे पाई है, और ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाई टी होता है। तो 2 पाई बाई टी इक्वल टू कितना आ गया पाई, पाई और पाई कितना क्या हो गया, कट गया, टी को उधर भेजेंगे तो टी इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 2 सेकेंड। हम लोगों को टाइम पीरियड बोला है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, मतलब हमारा जो ऑप्शन सही आ रहा है वो कौन सा है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। बोलता है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट। ये बैटरी है, इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है। यहां पे बच्चों आप अगर देखेंगे तो एक रजिस्टर यहां पे लगा हुआ है, ये रजिस्टर का वैल्यू है 4 ओम। कितना है वैल्यू 4 ओम। इसी तरह से यहां पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जिस रजिस्टर का वैल्यू है 1 ओम। कितना है 1 ओम। यहां पे एक बैटरी लगा है जिसका ईएमएफ आपको कितना दे दिया गया है 10 वोल्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो हमको बोलता है कि बताइए टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, इस बैटरी में टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। सबसे पहले बच्चों यहां से निकाल लीजिए कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले करंट निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आई जो होता है I इज इक्वल टू ई बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। लगाएंगे तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E बोले तो 10, स्मॉल आर बोले तो 1, कैपिटल आर बोले तो 4। तो आपको करंट कितना मिल गया 10/5 बोले तो कितना 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट मिला। और आपने पढ़ा है, देखिए यहां से करंट बाहर निकल रहा, अगर पॉजिटिव से, याद रखना है ये बात, अगर सेल के पॉजिटिव से करंट बाहर निकलता है मतलब वो सेल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, अगर सेल के पॉजिटिव से करंट बाहर निकलता मतलब वो सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये सेल यहां पे डिस्चार्ज हो रहा है, और जब भी सेल डिस्चार्ज होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। बस यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। E का वैल्यू 10 है, माइनस I का वैल्यू 2 निकाले हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, तो ये आपको कितना दे दे रहा 8 वोल्ट। देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है हमारा कौन सा 8 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सही है स्टेटमेंट, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। ये तो यहीं पे ये लाइन गलत हो गया बच्चों। क्या यूरेनियम का एटम स्टेबल है? नहीं, अपने आप टूटना स्टार्ट हो जाता है। मतलब स्टेटमेंट 2 जो है ये क्या है हमारा रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला गया है बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज सी, हाँ फोटोन जो है ये क्या होता है, लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू E बाई सी होता है, और E बोले तो एच न्यू, तो एच न्यू बाई सी, तो मोमेंटम जो है H इंटू न्यू डिवाइड बाई सी, ये भी सही है। इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड लीनियर टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, ये भी सही है। हमेशा जो है यहाँ पे टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज क्या होगा कंजर्व्ड होगा, और टोटल लीनियर मोमेंटम भी ऑलवेज क्या होगा कंजर्व्ड होगा। तो ए बी सी डी सब सही है। फोटॉन्स पॉजेसेस पॉजिटिव चार्ज, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ई जो है फोटॉन्स, आप हम लोगों ने पढ़ा है कि फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना, फोटॉन्स के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ए बी सी और डी सही है, और क्या है ऑप्शन नंबर ई गलत है। कोई ऑप्शन है? हाँ, ए बी सी एंड डी ये सही है। ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ए बी सी और डी, ये क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, ये मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, काफी दिमाग लगाइएगा तो तुरंत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइफ ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम, ओके ठीक है, इधर दिया वेवलेंथ, ओके ठीक है। आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू एच न्यू, और आपने ये भी पढ़ा है कि न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। वेवलेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, वेवलेंथ जब ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मतलब यहां पे एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। देखिए जितना ज्यादा दूर के ऑर्बिट से कूदेगा, ठीक है, एनर्जी उतना ज्यादा होगा और एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा।
अब देखिए जब 6 से कूदेगा और 2 पे आएगा, ठीक है, तो क्या है, हाई से कूद रहा, लो पे आ रहा है, ठीक है ना। यहां पे एनर्जी ज्यादा होगा, और एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो याद रख, देखिए सारे केस में 2 पे ही आ रहा, एक बार 6 ऑर्बिट से, एक बार 5 से, एक बार 4 से, एक बार 3 से कूद करके आ रहा। 6 से जब कूदेगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो याद रखिएगा वहां पे वेवलेंथ कम होगा। तो डी के लिए हमारा कौन सा वेवलेंथ कम है, सबसे कम 1 वाला, तो डी का जो ऑप्शन आ रहा है ये 1 आ जा रहा है। 5 से 2 में जाएगा तो इससे कम एनर्जी होगी, लेकिन इन दोनों ज्यादा होगी, मतलब वेवलेंथ जो है इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 5 से 2 वाले में 4 से 10 का क्या हो गया, ये 5 से 2 वाले में 434 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद यही वैल्यू बड़ा है। तो सी का जो आ जा रहा है, सी का कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। इसके बाद 4 से 2, मतलब इस बार एनर्जी इससे तो कम है, लेकिन इस वाले से एनर्जी ज्यादा होगी, तो मतलब वेवलेंथ इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो बी वाले के लिए कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, 4। तो बी के लिए ऑप्शन कौन सा आ गया, 4। और ए के लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए तो कोई मैच कर रहा है, ए के लिए 3, ठीक है, बी के लिए 4, ठीक है, सी के लिए 2, ठीक है, डी के लिए 1, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अ टाइटली वुंड 100 टर्न्स ऑफ कॉइल of radius 10 centimeter carries current 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is, permeability इतना लेने बोला, याद रखेंगे सेंटर ऑफ द कॉइल पे म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट इंटू एन म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। एन का वैल्यू आपको कितना दिया है बच्चों, एन का वैल्यू आपको दे दिया है 100, पुट कर दिए 100। म्यू नॉट का वैल्यू कितना दिया है, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। आई का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 7 एम्पियर, तो इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस कितना दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे एक 10 और आ जाएगा। देख लेते हैं वैल्यू कितना आ रहा है, 2 1s are 2 2s are, ठीक है। तो ये 7 इंटू 2 14 पाई इंटू 10 का पावर -7 और ये 10 का पावर +3, तो कितना आ जाएगा 10 का पावर -4। चलिए देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। तो ये पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 ले लेते हैं, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 इंटू 22/7 इंटू 10 का पावर -4, 7 1s are 7 2s are, कितना आ गया ये 44 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है। ये इतना टेस्ला है, हमको मिली में बताना है, पॉइंट एक इधर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10 का पावर -3 टेस्ला, मतलब 4.4 मिली टेस्ला है क्या, 4.4 मिली टेस्ला, हाँ ये ऑप्शन नंबर 3 में हमको मिल रहा है 4.4 मिली टेस्ला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में भी। चलिए आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये गेट का क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को, द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू आउटपुट ऑफ एन। अब देखिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। आपको पता है ये है नैंड गेट, ये है नॉर गेट, और जब भी यहां से ये बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये आपको यहां पे मिलेगा ए बार, और ये जब भी बाहर निकलेगा ये मिलेगा बी बार, ठीक है। अब ये ए बार और बी बार इंटर कहां किया, तो और गेट में इंटर किया, और में इंटर करने के बाद फिर नॉट से बाहर निकला। तो बच्चों और में जैसे इंटर करेगा तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, और में इंटर करेगा तो आपको मिलेगा ए बार प्लस बी बार, और फिर ये नॉट में इंटर करेगा तो क्या आ जाएगा, एक और बार आ जाएगा। तो y का जो वैल्यू आ गया है ये a बार प्लस b बार का होल बार, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a डबल बार प्लस b डबल बार, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं a डॉट b बोलते हैं। और a डॉट b जब भी बोलेंगे तो ये कौन सा गेट होगा, एंड गेट होगा। तो याद रखेंगे इसका जो आउटपुट है ये क्या आ जाएगा, एंड गेट के आउटपुट के सिमिलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। A wire of length L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts, ठीक है। First 5 parts are connected in series
while the next 5 parts are connected in parallel। ठीक है, एक वायर है जिसकी 100 ओम का था, उसको 10 पार्ट में तोड़े हैं, पहला 5 पार्ट को सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, और बाद के 5 पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, बोलता फाइनल कॉम्बिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ फाइनल कॉम्बिनेशन, ये 10 10 10 10 10, ये भी कितना 10 10 10 10 और ये 10, ये 10 + 10 + 10 + 10 + 10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। ये 10 पैरेलल में है, इन पांचों पैरेलल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये 50 + 2 कितना आ जाएगा 52 ओम आ जाएगा। बस बिल्कुल पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी है जो कि 52 है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। ये हम लोगों को यहाँ पे न्यूक्लियर से क्वेश्चन दिया गया है। पहले अल्फा इमिशन है, फिर इलेक्ट्रॉन प्लस है, बीटा माइनस है, पॉजिट्रॉन है। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स है ना, जिसका वैल्यू है 80 to 90। यहां से अल्फा इमिशन हुआ, वाई मिला, अल्फा हुआ मतलब एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा और मास नंबर कितना 4 से कम हो जाएगा, तो 280 और 286 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, ई प्लस बाहर निकालना, मतलब यहाँ पे मास नंबर में कोई भी चेंज नंबर नहीं आएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर बच्चों 1 से डिक्रीज कर जाएगा। इसके बाद फिर से बीटा प्लस इमिशन हो रहा, बीटा प्लस इमिशन हो रहा, मतलब यहाँ पे ये जो पी जो है इसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 1 से बढ़ेगा, मास नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। फिर इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे फिर से जो है मास नंबर एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा और मास नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको जो Q मिल रहा है यहाँ पे, ये Q में क्या आ जा रहा है 81 286 आ जा रहा है। ठीक है, तो 81 286, ठीक है, 81 286, 81 है और 286 है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, आपको बोला है द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इट्स यंग्स मॉड्यूलस। इलास्टिक लिमिट आपको दे दिया है, ठीक है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया का वैल्यू दे दिया है, कितना है 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसके बाद यंग्स मॉड्यूलस आपको दे दिया है बच्चों, यंग्स मॉड्यूलस कितना दिया है 2 × 10⁻, आई थिंक 11 होगा, ये मिस हो गया यहाँ पे, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम लोगों को बोला है, और लेंथ आपको कितना दे दिया है, लेंथ आपको दे दिया है 1 मीटर। आपको बताना है कि चेंज इन लेंथ क्या होगा। आपने पढ़ा है बच्चों कि यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, आपको निकालना क्या है, चेंज इन लेंथ। इसको इधर ले आएंगे तो y इधर आ जाएगा, तो del L इज इक्वल टू F × L बाई Y × A हो जाएगा। F का वैल्यू आपको F/A का वैल्यू कितना दिया है 8 × 10⁸ दिया है, L का वैल्यू 1 है, Y का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻11 दे दिया है। ठीक है, ये 2 1s are, ये 4s are, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर। -3 बोले तो मिली, मतलब कि 4 × 10⁻³ मीटर है, या फिर आप इसको बोल सकते हो 4 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहां पे अगर 2 × 10⁻11 है तो याद रखेंगे ये 4 मिलीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड विद बाय व्हाइट लाइट, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल वेवलेंथ के लाइट की जगह व्हाइट लाइट ले आएंगे, मतलब जहां पे पॉलीक्रोमेटिक लाइट को ले आएंगे तो क्या होगा, याद रखेंगे कि ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल फ्रिंज होता है ना, वो तो बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्राइट व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जितने होंगे सारे के सारे फ्रिंज अगल बगल वाले वो कलर्ड फ्रिंज हो जाएंगे। कैसे होंगे,
कलर्ड फ्रिंज। सेंट्रल वाला बिल्कुल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज दिखेगा आपको, और बाकी अगल बगल वाले क्या होंगे, कलर्ड फ्रिंज दिखेंगे। तो देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंज। यहां पे ये ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम टी है, बोलता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t माइनस 1। डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दे दिया है, 2t माइनस 1। ठीक है, SI यूनिट में है, मतलब मीटर में है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। बच्चों पावर क्या है, फोर्स आपको दे दिया है ना। फोर्स आपको कितना दिया है, 5 न्यूटन। पावर आपको बोला है, और पावर होता क्या है, तो पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहां से वेलोसिटी निकाल लेते हैं dx बाई dt करके, हाँ या ना। तो हमको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ x का वैल्यू 2t माइनस 1 है। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v इक्वल टू 2 आ जाएगा। पावर इक्वल टू अब f इंटू वी अगर आप लगाते हैं तो फोर्स का वैल्यू 5 है और v का वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 10 वॉट। 10 वॉट, ठीक है। यहाँ पे हमारा पावर कितना आ जा रहा, 10 वॉट। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A एंड B एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। फिर से करेक्ट आंसर वाला ऑप्शन आया है। बोलता है फॉर अ सेल सोलर सेल IV कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। हाँ, ये सही बात है। सोलर सेल जब आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे जो IV कैरेक्टरिस्टिक है ये इस तरह से बनता है, जो कि 4th क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। किसमें लाई करता है, 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। दूसरा, इन रिवर्स बाय पीएन जंक्शन डाय द करंट मेजर्स इन माइक्रो इज ड्यू टू नहीं, रिवर्स बाइज में जो भी आपको मिलता है करंट, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से होता है, मेजॉरिटी के वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा जो है ये रॉन्ग है। तो ए तो सही है लेकिन बी रॉन्ग है। ठीक है, तो ए इज करेक्ट और बी जो है ये क्या हो जा रहा है बच्चों, ये इनकरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। बोलता है टू बॉडी ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगोज कंप्लीटली इन इलास्टिक वन डायमेंशन कॉलिजन। The body A moves with velocity v1 while body B is at rest. Okay, ठीक है। Before collision, दो बॉडी है, एक बॉडी A है, एक बॉडी B है। दोनों का मास सेम है, m और m। A की जो वेलोसिटी है ये v1 है और B जो है स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन इज v2। ठीक है, कंप्लीटली इनइलास्टिक है ना, मतलब कॉलिजन के बाद दोनों एक साथ मूव करेगा। क्या होगा कॉलिजन के बाद, दोनों बॉडी एक साथ मूव करेगा, ए और बी। ठीक है, यहां पे जो इसका वैल्यू है, वेलोसिटी है, ये कितना है, v2 है। आपको रेशियो बताना है v1 और v2 का। तो यहां पे टोटल मास m प्लस m कितना हो जाएगा, 2m। और आपको पता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं m इंटू v1, ये तो 0 ही है, इज इक्वल टू 2m इंटू v2। ऐसा करेंगे हम लोग, v2 को इधर ले आएंगे, m को उधर कर देंगे, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू 2m बाई m। m और m कैंसिल आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, v1 बाई v2 इज इक्वल टू 2:1। हम लोग को v1 बाई v2 का ही वैल्यू बताना है, तो v1 बाई v2 जो है ये कितना है, 2:1 है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा है, सही, 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं बच्चों। ये ऑप्टिक्स से एक सवाल पूछा गया आप लोगों से। ठीक है, बोलता है लाइट रे एंटर्स थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट पी। लाइट रे है जो कि प्रिज्म में इंटर कर रहा है, राइट एंगल प्रिज्म में, यहां से ये जाके इस तरह से इंटर कर रहा है। ठीक है, ये जो एंगल आपको दिया गया है ये एंगल 30 डिग्री है। ये एंगल कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जा रहा, 90 डिग्री हो जा रहा। ठीक है, ये प्रिज्म का भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है एज शोन इन द फिगर। इट ट्रेवल्स थ्रू अ प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस। ये लाइट और ये दोनों पैरेलल है एंड इमर्जेस अलोंग द फेस। इस फेस के अलोंग ये जो इमर्जेंट रे है, ये इस फेस के अलोंग क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है।
ठीक है, मान लेते हैं बच्चों कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये जो एंगल होगा ये ए माइनस थीटा होगा, ए माइनस थीटा, ये वाला एंगल है ना, ये ए माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये वाला को हमने इस एंगल को थीटा बोला है, तो ये एंगल ए माइनस थीटा। अब देखिए स्नेल्स का लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। तो आपसे अगर पूछा जाए साइन आई बोले तो थीटा, बाई साइन आर आर बोले तो 90 डिग्री, इज इक्वल टू म्यू 2, इधर एयर है मतलब 1 बाई म्यू 1, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाई म्यू। चलिए ठीक है, हमको म्यू का वैल्यू बताना है। अब यहां पे आते हैं इस पॉइंट पे, यहां पे भी यही लगाएंगे साइन आई बोले तो कितना 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, तो साइन 30 बाई साइन आर बोले तो यहां पे ए माइनस थीटा है और ए कितना है 90 है, तो इस एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू 2 बोले तो म्यू बाई म्यू 1 बोले तो 1। अब बताइए क्या जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो इसको कॉस थीटा भी लिख सकते हैं ना बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बच्चे लोग कॉस थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहीं पे 1/2 इज इक्वल टू म्यू इंटू कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और साइन का वैल्यू मैंने क्या निकाला है, म्यू, तो 1/2 इज इक्वल टू म्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 म्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो म्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू का स्क्वायर, ये म्यू स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना जा रहा है, म्यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय म्यू इंटू म्यू और म्यू क्या हो गया, कैंसल हो गया। इस स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट को इधर ले आएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1 को इधर कर दीजिए, जब 1 को इधर करेंगे तो हमको मिलेगा म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/4। तो म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/4, और स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 है कहीं पे, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर 2 में हमको यही दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन को भी क्या किया, सॉल्व कर लिया है। ठीक है आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1/λ स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी E वेयर लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फ्री पाथ। ठीक है, इसमें से कौन सा ग्राफ सही है, देखिए सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू आपने पढ़ा है h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू ई, ये पढ़े हैं आप लोग, है ना। h को इधर ले आते हैं तो लैम्डा बाई h इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू ई, स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो हमको मिलेगा 1 बाई 2m इंटू ई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कीजिए कि ई को इधर भेजिए, एच स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर को इधर ले आइए, तो ई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ई और लैम्डा स्क्वायर, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ई और लैम्डा स्क्वायर के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है और दोनों की तरफ पावर 1 है, और मैंने बताया था प्रोपोर्शनल हो और पावर 1 हो तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वांटिटी विच हैज सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो भी डायमेंशन है यहाँ पे किसका भी होगा। ठीक है, एंगल है मतलब कि बच्चों ये डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन एंड एंगल इसका क्या होगा, स्ट्रेन एंड एंगल। स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं, एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो वही सेम रहेगा सॉलिड एंगल का भी, है ना। तो स्ट्रेन एंड एंगल इसका वही डायमेंशन होगा जो सॉलिड एंगल का है। ऑप्शन नंबर ए पे आ जाएंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट, an unpolarized light beam strike a glass surface at Brewster's angle then। अच्छा ठीक है, देखिए याद रखेंगे कि जब भी
ब्रूस्टर्स एंगल पे क्या होगा, अनपोलराइज लाइट आकर के स्ट्राइक करेगा बच्चों, तो यहां पे कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ रिफ्रैक्ट होगा। जो रिफ्लेक्ट होगा वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, ठीक है ना। तो यहां पे रिफ्लेक्टेड जो है वो क्या है, कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, और रिफ्रैक्टेड रे जो है ये कंप्लीटली पोलराइज नहीं होगा। तो देखिए तो कोई है ऑप्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है, बट रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है ना। ये ब्रूस्टर्स लॉ से क्वेश्चन था, वेव ऑप्टिक्स से। नेक्स्ट अगला सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, रॉड के मिड पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। याद रखना है रॉड के मिड पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये mr²/12 होता है। वैल्यू आपको दिया गया है, आप ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा I = m बोले तो 12 ग्राम। अच्छा लेंथ बताना है हम लोग को, है ना, m × l², r बोलिए या l बोलिए, दोनों चीज सेम है, ठीक है। यहां से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे, l/2, तो m l²/12, ठीक है। तो अब हमको क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दे दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है, I का वैल्यू हमको दिया है, I = 24 इतना ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके ठीक है। इसके बाद द लेंथ ऑफ 400 ग्राम रॉड इज नियरली, ठीक है, तो हमको जो है बोलता है इसका मास जो है ये कितना है, 400 ग्राम है। तो हमको बोलता है कि बताइए इसका लेंथ कितना होगा। I का वैल्यू पुट कीजिए 2400 = m कितना है 400 × l² / 12, ये 0 0 कट जाएगा, 4 1 जार 4 6 जार आ जाएगा, 12 को इधर लेकर के आएंगे तो l² = l² = 72 72, तो l = √72, √72 बोले तो ये ऑलमोस्ट 8.5 के लगभग आ जाएगा। तो l का वैल्यू हमको कितना मिलेगा बच्चों, l का वैल्यू मिलेगा 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको दिया गया है ये जो है ये रॉड है जिसका लेंथ कितना है, l है, इसके एक्सिस जो कि सेंटर में पास हो रहा है बिल्कुल मिड पॉइंट से, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ml²/12 होता है। ये फॉर्मूला लगाए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ आते हैं, बोलता है फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस इतना इज प्लेस जेंटली ओवर वाटर सरफेस, इफ सरफेस टेंशन आपको दिया है इतना, देन एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे फ्रॉम द सरफेस। मान लीजिए कि ये आपका डिस्क है, पानी के ऊपर रखेंगे तो पानी इसको खींच रहा होगा, सरफेस टेंशन लगेगा। आप इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा के खींचना चाहते हैं, और ये पानी से कांटेक्ट में है तो ये डिस्क में हर तरफ क्या कर रहा होगा, सरफेस टेंशन काम कर रहा होगा। तो आपको तो कम से कम उतना फोर्स लगाना होगा जितना सरफेस टेंशन फोर्स है, मतलब T × 2πr के बराबर लगाना होगा। तो F = सरफेस टेंशन कितना है आपके पास 0.07, 2 × पाई का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, पाई का वैल्यू है 22/7, r का वैल्यू आपको कितना दिया गया है रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे 4.5 सेंटीमीटर को मीटर में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट हटा है तो यहाँ पे 2 0 आ गया, ये 7 और ये 7 क्या हो गया, कट गया। 4.5 × 2 9, 22 × 9 कितना आ जाएगा 198, ठीक है, इनटू ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये आपको मिलेगा 10 का पावर -4 इतना मीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 19.8 × 10 का पावर -3 इतना न्यूटन, सॉरी इतना न्यूटन, ठीक है। तो इतना न्यूटन लिख सकते हैं हम लोग, या फिर इसको हम लोग मिली न्यूटन भी बोल सकते हैं। 19.8 × 10 का पावर -3 को मिली, इतना मिली न्यूटन। हमने यहाँ पे ये वैल्यू इसका क्या किया, निकाल लिया, 19.8 इतना मिली न्यूटन, ठीक है। तो आज बच्चे लोग, आज हम लोग इतना ही सवाल रखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 तक। अगले क्लास में अगले टॉपिक इसको कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाकी सारे 20 क्वेश्चन और हैं, तो अगले क्लास में बाकी 20 क्वेश्चन भी आप लोगों को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।
आप लोगों को ये सारे मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप लोग मेरे से डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे YouTube चैनल पे आप लोग जो है कमेंट्स करके वहां पे डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इस तरह के मेरे चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ही बताइए कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हम उतना ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, और जब हम मोटिवेट होंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।